नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा महाकुंभ में स्नान करने पहुंची। इसी दौरान वहां पर डीएम साहिबा का तलाकशुदा पति नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की थी, जहां पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। परिवार में पहले भी बहुत सारी लड़कियां जन्मी हुई थीं और वापस से एक और लड़की का जन्म हो जाता है तो लड़की के माता पिता और दादा दादी सभी मायूस हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। सभी को बेटा चाहिए होता है, लेकिन बेटी के जन्म होने पर सभी लोग खुश होने के बजाय दुखी नजर आ रहे थे। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। बच्ची का नाम रानी रखा जाता है और रानी के पिता का नाम दिनेश और उसकी मां का नाम रामकन्या था। रानी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह उज्जैन के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास हुआ करती थी। कई बार उसके स्कूल के सर और मैडम उसके माता पिता से कहा करते थे कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है और इसका दिमाग भी काफी अच्छा है, आप इसे आगे खूब पढ़ाना, यह आगे जाकर एक अच्छी नौकरी करेगी, इसका भविष्य काफी उज्जवल होगा। लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे कि यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसको तो ससुराल जाकर छू चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी मां अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके रानी को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र करीब 16 वर्ष की थी। तभी रानी की समाज के कुछ लोग रानी के लिए रिश्ता लेकर रानी के माता पिता और दादा दादी के पास आते हैं। लेकिन रानी यह सुनकर काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि रानी की उम्र अभी लगभग 16 वर्ष ही थी। उसके पिता तो काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि लड़के वाले काफी आमिर खानदान के थे और उनको जल्दी से रानी की शादी करके फ्री भी होना था। रानी के दादा दादी भी रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रानी की मां अभी भी दुखी थी। सभी लोग रानी के बिना हाँ और बिना नाक और ना ही रानी की पसंद पूछते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। लड़के की उम्र करीब 19 साल की थी और रानी की केवल 16 साल की थी। जब रा को यह बात पता चलती है कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया है और कुछ दिनों में उसकी शादी भी तय होने वाली थी, तो वह बहुत दुखी हो जाती है और वह अपनी मां से कहती है कि मां, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, मुझे शादी नहीं करना है। लेकिन उसकी मां भी क्या करे, वह भी मजबूर थी। उसके सास ससुर और पति के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। एक दिन वह अपने पति से कहती है कि अभी रानी शादी नहीं करना चाहती है, अभी उसे पढ़ना है तो उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। तो रानी के पिता रानी की मां को खूब मारते हैं और खूब प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि तू ही लड़की को बिगाड़ रही है, बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डूबा देगी, इससे अच्छा है मैं आई इसकी शादी करके अपनी समस्या से छुटकारा पालूं। यह सुनकर रानी काफी दुखी होती है। अपनी मां को मार खाता देखकर अब वह भी पिघल जाती है और शादी के लिए हां कर देती है। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा होती है, जहां वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है। इसके बाद उसकी शादी की तारीख पास में आ जाती है, जहां पर उसका बाल विवाह हो रहा था। ना चाहते हुए भी यह शादी उसे करना पड़ रही थी। शादी के अगले दिन वह अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति रानी को आंख उठाकर भी नहीं देखता है और ना ही उसके करीब जाता है। शादी होने के पश्चात भी दोनों में केवल दूरियां ही थी। रानी उसके सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी, घर की साफ सफाई करती थी और उसके सास ससुर धीरे धीरे समय के साथ साथ उसे प्रताड़ित करने लग गए थे। आए दिन उसको ताने मारते थे और उसे बहुत सारा काम भी करवाते थे। रही कसी कसर अब धीरे धीरे उसका पति भी पूरी करने लग गया था। उसका पति भी आए दिन उसे परेशान कर रहा था। वह रात्रि में शराब पीकर आता और बिना किसी बात के रानी को मारता था, पीटता था। रानी धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के यहां जाती है, जहां पर वह अपनी मां और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। तो उसके पिता उसका साथ नहीं देते हैं और कहते हैं जैसा तेरे सास ससुर बोले तू वैसा ही कर और तू अपने पति से ज्यादा झगड़े मत की कर। ऐसा बोलकर वह रानी को अपने ससुराल वापस भेज देते हैं। अब ना ही उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही उसके पक्ष में कोई बोलता है।
ससुराल उसका पूरी तरह से नरक बन चुका था। एक दिन रानी की मुलाकात उसकी सहेली से होती है। उसकी सहेली कहती है कि तेरा रिजल्ट आ गया है 10वीं का, और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर रानी खुश तो होती है लेकिन मायूस भी होती है, और वह अपनी दोस्त के सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसकी दोस्त शिवानी रानी से पूछती है, क्या हुआ, पूरे जिले में टॉप किया है, पूरे प्रदेश में टॉप किया है, फिर तू रो क्यों रही है? तो रानी अपनी तू आप बीती बताती है और कहती है कि मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और मुझे एक बड़ा अफसर बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं, और मेरा पति मुझे रोज रात में खूब मारता है, खूब मेरी पिटाई करता है। यह सुनकर शिवानी भी रोने लग जाती है और कहती, तू है कि तू कब तक इस नरक में रहेंगी, एक ना एक दिन तो तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू ऐसे जी जी कर ठदिन मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है तू आगे की पढ़ाई जारी रख, 11वीं की परीक्षा दे, और आगे तू 12वीं भी कर, और आगे जाकर एक बड़े अफसर बन। तू अगर ऐसे ही नरक में रहेंगी तो तेरी पूरी जिंदगी तू कैसे बिताएगी? शिवानी रानी का काफी उत्साह बढ़ाती है और कहती है, तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का? इसके बाद रानी काफी गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, लेकिन शिवानी की बातें रानी के दिमाग में धर कर जाती हैं। इसके बाद रानी के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं, और एक दिन रानी अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। इसके बाद एक दिन रात्रि में वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे, वह लेकर ससुराल को छोड़कर बस पकड़ के दिल्ली चली जाती है, जहां पर उसकी एक सहेली रहा करती थी। वह दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लग जाती है। वह दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में अपना दाखिला करवाती है, जहां पर वह अपनी 11वीं की परीक्षा देती है, और उसे 12वीं में दाखिला भी मिल जाता है, जहां पर वह छात्रवृत्ति के बेस पर अपना दाखिला भी ले लेती है। और वह अपनी दोस्त के घर पर ही रुका करती थी। उसके पास कुछ पैसे भी थे और कुछ गहने भी थे, जो उसके पास ही थे, जिससे उसका रोजगार चल रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। उसके माता पिता और अधर उसके ससुराल वाले रानी को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे, और इधर रानी अब अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, और वह 12वीं कक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के बल पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है, और वह बीए की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली के कलेक्टर मैडम आते हैं। दिल्ली की कलेक्टर मैडम उसके कॉलेज में अपना भाषण देती है, जिसमें वही कलेक्टर मैडम अपने जीवन का संघर्ष सभी बच्चों को सुनाती हैं, और रानी कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर काफी ज्यादा आकर्षित हो जाती है। वहीं पर से रानी को कलेक्टर बनने की प्रेरणा मिलती है, और रानी उसी दिन ठान लेती है कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगी। लेकिन बनेगी कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको अभी तक यह जानकारी नहीं थी। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है, लेकिन सौभाग्यशाली थी वह रानी। कलेक्टर मैडम की नजर रानी पर पड़ती है, और वह रानी को बोलती है, बेटा क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से देख रही हूं, तुम मेरा पीछा कर रही हो, और वहां पर भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर अलग ही तेज दिखाई दे रहा था, बोलो बेटा क्या हुआ। इसके बाद वह अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है, और कहती है कि मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था, वहां से मैंने भागकर दिल्ली में सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था, और इसके बाद मैं बीए की परीक्षा यहां पर दे रही हूं। यह सुनकर कलेक्टर मैडम रानी को कहती है कि रानी बेटा तुम बहुत बहादुर हो, और तुमने बहुत अच्छा करा कि तुम अपने सुरालू उज्ज्वल भविष्य पड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो आगे अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। इसके बाद रानी कहती है, एसपी मैडम मुझे आगे जाकर अब क्या करना चाहिए, मैं भी आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूं। तब कलेक्टर मैडम रानी को बताती है, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी, और यह परीक्षा काफी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वह काबिलियत नजर आ रही है। तुम चाहो तो यह परीक्षा दे और इसकी तैयारी करो, एक दिन तुम भी काफी अच्छी कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था, अब वह समझ चुकी थी कि अब उसे कलेक्टर बनना है।
उसके बाद वह बाकी परीक्षा पास करके आईएएस बनने की तैयारी करने में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला लेती है। उसके पास कुछ गहने पड़े हुए थे जिन्हें बेचकर वह अपना दाखिला करती है और आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो वह आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम राजू था। रानी और राजू दोनों के बीच में धीरे धीरे थी दोस्ती हो जाती है। राजू भी पढ़ाई में काफी तेज था और उसकी जिंदगी की कहानी भी काफी गंभीर। वह भी एक गरीब परिवार से था। उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और वह भी कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था। अपने पूरे घर बार को छोड़ धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीक आती है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, एक दूसरे को पढ़ाई में और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक वह आईएएस की परीक्षा देते जाते हैं, जिसमें पहली परीक्षा में दोनों काफी अच्छे नंबर लाकर पास होते हैं। दोनों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह था। दोनों काफी ज्यादा मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन जहां एक लड़का और एक लड़की होते हैं वहां पर दोस्ती तक रिश्ता नहीं रहता है। यह रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच में और नजदीकियां बढ़ती है। तब राजू रानी को प्रपोज कर देता है और कहता है, रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन रानी भी मन ही मन राजू से प्यार तो करती थी, लेकिन वह चाहकर भी राजू को हां नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। रानी राजू से कहती है कि मेरा बाल विवाह हो चुका है और मैं एक शादीशुदा हूं। भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नजदीक नहीं हुई हूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहां पर आई हूं। तो राजू कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। अपन दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद रानी भी राजू को हां कर देती है और दोनों एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां नजदीकियां बढ़ जाती हैं तो लक्ष्य छूट जाते हैं, और हुआ भी यही। राजू का धीरे धीरे पढ़ाई से मन हट रहा था, लेकिन रानी का अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों कर रही थी, लेकिन उधर राजू के मन में केवल रानी के ही ख्यालात थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी और रानी ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और राजू ने भी अपना पेपर खूब अच्छे से दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद से बिल्कुल उल्टे निकले। रानी तो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुई, लेकिन राजू अपनी परीक्षा में पास तो हुआ, पॉप वाते थी, लेकिन बहुत कम नंबर लाकर अगर 2 नंबर भी कम आते तो वह परीक्षा में फेल हो जाता। यह देखकर राजू काफी ज्यादा दुखी हुआ और रानी ने भी राजू को कहा कि हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा और अब आखिरी पड़ाव आ चुका है, और अगर उसमें अपने दोनों पास नहीं हुए या फिर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। इसलिए अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वे दोनों जब तक कलेक्टर नहीं बन जाएंगे तब तक एक दूसरे से मुलाकात बात नहीं करेंगे। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और दोनों अलग रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने कस्में खा ली थीं कि जब तक दोनों कलेक्टर नहीं बन जाएंगे एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। इसके बाद आगे की परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं और परीक्षा की तारीख आ जाती है। यह आखिरी परीक्षा थी। अगर इस परीक्षा में दोनों पास हो जाते हैं तो उन्हें फिर इंटरव्यू देना होगा, और उस इंटरव्यू में अगर वे पास हो जाते हैं तो वे कलेक्टर बन जाते हैं। दोनों काफी मन लगाकर परीक्षा देते हैं और परीक्षा के रिजल्ट की बारी थी, और परीक्षा का रिजल्ट रानी का तो खूब अच्छा रहा, और उधर राजू का क्या हुआ पता नहीं चला। इसके बाद अब रानी का इंटरव्यू था। रानी अपना इंटरव्यू देने गई थी और उसने अपने सभी इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के काफी अच्छे से जवाब दिए। अब समय केवल परिणाम का था। सुबह वह जल्दी उठी, नहा धोकर और भगवान को अगरबत्ती दीपक लगाया। तब उसका दरवाजा जोर जोर से खटक रहा था, तो उसने अपने दरवाजे की कुंडी खोली। तब सामने राजू खड़ा हुआ था। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। राजू ने कहा, मुबारक हो, तुम कलेक्टर बन गई हो। तुमने पूरे जिले में टॉप किया है। यह सुनकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और राजू को गले लगाकर बहुत रोने लगती है
और कहती है, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तब राजू कहता है कि मैं तो 3rd अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और 4थे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूं। यह सुनकर रानी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन राजू कहता है, कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो ना, मैं उसमें ही खुश हूं। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इसके बाद रानी राजू से कहती है कि मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर मेरे पति से तलाक लेना पड़ेगा। वह अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। राजू और रानी दोनों गी में रहने लगते हैं। वे अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रानी का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में उसकी पहली पोस्टिंग होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में होती है, जहां पर वह अपना कार्यभार संभालना है। अब सबसे पहले वह अपनी मां से मिलने जाती है। अपने घर जाकर वह सबसे पहले अपनी मां को ढूंढती है। अंदर किचन में से उसकी मां बाहर आती है तो वह देखती है कि सामने उसकी बेटी खड़ी हुई है, जिसके सर पर एसपी की टोपी लगी हुई थी। वह देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी रानी को गले लगा लेती है और कहती है, बेटी तू कहां गई थी? इतने साल हो गए, तू कहां थी? तब रानी कहती है, मां मैं दिल्ली गई थी और वहां पर मैंने खूब पढ़ाई करी और आज मैं कलेक्टर बन गई हूं। यह सुनकर उसकी मां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने पति को बुलाकर लेकर आती है। जहां पर रानी के पिता अपनी बेटी को देखते हैं तो वह खूब रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दे। इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी थी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी थी। आज मुझे खूब एहसास हुआ है। उसके पिता रो रो कर रानी से माफी मांगते हैं और रानी अपने दोनों माता पिता को गल लगा लेती है और कहती हैं कि तुम मेरे साथ चलो, अब हम अच्छे घर में रहेंगे। इसके साथ रानी के माता पिता भी अब रानी के साथ रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। तब रानी की मां रानी से कहती हैं, बेटा अगर तुम्हें तुम्हारे काम थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो प्रयागराज वहां कुंभ चलते हैं। तो रानी अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर प्रयागराज जाती है महाकुंभ मेले में। यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ था। कुंभ मेले की रियां भी शुरू हो रही थी, जहां पर खूब साधु आए हुए थे। कई सारे चमत्कारिक साधु भी आए हुए थे। डीएम मैडम अपनी मां और अपने पिता के साथ महाकुंभ मेला घूम रही थी। वह गंगा नदी के घाट पर पहुंची, जहां पर स्नान किया जा रहा था। तभी वहां पर अचानक से एक नागा साधु आता है और वह डीएम मैडम यानी कि रानी के पेड़ पकड़ने लग जाता है। तो रानी उन साधु महाराज को देखती है और कहती है कि आप मेरे पेड़ क्यों पकड़ रहे हो? तो वह साधु महात्मा अपने मुंह से राख हटाते हैं। तो रानी यह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह साधु की ओर नहीं बल्कि रानी का पहला पद था। रानी कहती है, आप साधु के रूप में कैसे? तब वह साधु यानी रानी का पति कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ थी तो मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी। मैं तुम्हें रोज पिटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को भी तुम्हारे बिना बहुत खराब लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो रहा था। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने अच्छी औरत को खो दिया था। मैं बहुत ज्यादा इतनी दुखी था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों के जैसे घूम रहा था। इसके बाद मैंने निश्चय करा कि मैं अब संन्यास ले लूंगा। तब मैंने साधु बनने का फैसला किया और मैं साधु बन गया। यह सुनकर रानी के और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। वह साधु, मैंने आपको खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था। रोते रोते कहते हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तब रानी अपने पहले पति से कहती है कि आप अगर मुझे नहीं मारते, मुझे नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा हुआ था। जो नियति और जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप मुझे और आपके माता पिता प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम उस अघोरी साधु से यानी अपने पहले पति से तलाक ले लेती हैं और कानूनी तौर पर वह दोनों अलग हो जाते हैं। जिसके बाद रानी यानी कि कलेक्टर साहिबा की और राजू की दोनों की शादी होती है और दोनों खूब प्रेम पूर्वक रहते हैं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जो घटना बताई है उस घटना से आपको क्या सीख मिलती है?
हमारे देश में आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर बाल विवाह होता आ रहा है। कई लड़कियों के माता पिता अपनी बेटियों के बचपन में ही विवाह तय कर देते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। कई बच्चियां अपने सपने को तोड़कर अपने ससुराल में रोटियां बनाती हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में बताएगा जरूर। और इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं बताएगा जरूर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।